प्रिय संस्कृत मित्राणी नमः संस्कृता। आप सभी मित्रों का अपने ऑनलाइन इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए हम महाकवि कालिदास द्वारा विरचित मेघदूत खंड काव्य के पूर्व मेघ में श्लोकों का वाचन कर रहे हैं। अब तक हम लोगों ने 15 श्लोकों का वाचन कर लिया है। आज हम श्लोक नंबर 16 पर चर्चा करेंगे। पिछले श्लोक में हम लोगों ने देखा कि यक्ष मेघ को बता रहा था कि हे मित्र, जब तुम जाओगे तो तुम्हारे पीछे जब इंद्रधनुष लगेगी तो तुम वैसे ही शोभायमान प्रकट होगे जैसे मोर मुकुट को धारण करके भगवान विष्णु के गोप वेश अवतार श्री कृष्ण की शोभा बढ़ जाती है, उनकी कांति बढ़ जाती है, क्योंकि उनका भी कलर सांवला है और आपका भी कलर सांवला है। तो आप भी भगवान के जैसे दिखाई देंगे। आपकी भी कांति जो है, आपकी भी जो शोभा है वह देखने योग्य होती रहेगी। अर्थात जैसे जैसे वह प्रकाश होगा आपकी भी कांति बढ़ती रहेगी। ऐसे ऐसे बातों से वह यक्ष मेघ को बता रहा था कि तुमको जाना चाहिए। अब इस श्लोक में अब यक्ष मेघ को बता रहा है कि जब तुम जाओगे तो गुरु आगे आगे कौन सा रास्ता है, कौन सा जगह है, क्या क्या करना है, उसके बारे में अब इस श्लोक में बतलाएगा। महाकवि कालिदास द्वारा विरचित मेघदूत खंड काव्य जो 2 खंडों में विभक्त है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। पूर्व मेघ में यक्ष के द्वारा बताए गए संपूर्ण मार्ग के वृत्तांत का वर्णन मिलता है और उत्तर मेघ में यक्ष अलकापुरी, कैलाश पर्वत और अपनी यक्षिणी के बारे उनके सौंदर्य का वर्णन करता है और कुबेर जी का भी वर्णन करता है। मांदाक्रांता छंद में यह पूरा खंड काव्य निबद्ध है। इसको गीत काव्य भी कहा जाता है। इसको डॉक्टर कीथ ने शोक गीत भी कहा है और इसमें जो दूत की कल्पना है वह वाल्मीकि रामायण से ली गई है। मेघदूत का उपजीव्य ब्रह्मवैवर्त पुराण को माना जाता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में इस यक्ष का नाम हेममाली होता है और यक्षिणी का नाम विशालाक्षी होता है। जो अपने अधिराज अर्थात अपने स्वामी कुबेर जी जो होते हैं, यक्षों के स्वामी होते हैं कुबेर जी का यह अनुचर अपने कार्य में प्रमाद करता है और उस प्रमाद के कारण इसके जो स्वामी होते हैं इसको अपनी प्रिया, अपनी बंधु बांधवों से 1 साल दूर रहने का श्राप देते हैं। यह अपने श्राप के अवधि को 8 महीना काट चुका होता है। शेष 4 महीने और बचते हैं और आषाढ़ के प्रथम दिन कवि कालिदास जी लिखना प्रारंभ करते हैं कि आषाढ़ के पहले दिन वह मेघ को देखता है। जितना शेष 4 महीने का दिन है उसी को विशेष में कन्वर्ट करके महाकवि कालिदास जी की यह रचना, आज यह खंड काव्य जो बहुत प्रसिद्धि से प्राप्त हुई है, हम लोग वाचन कर रहे हैं। यूपी टीजीटी और अन्य संस्कृत प्रतियोगी परीक्षाओं में इसका चयन किया जाता है। इससे प्रश्नोत्तरी आते हैं और अधिक से अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए हम वाचन करते हैं मेघदूत खंड काव्य के पूर्व मेघ के श्लोक नंबर 16 का। आइए अब इस श्लोक का हम लोग वाचन करते हैं कि त्वय्यायतं कृषिफलमिति भ्रूविलासानभिगै प्रीतिस्निग्धै जनपदवधू लोचनै पीयमाना सद्यः क्षणसुरभि क्षेत्रमारुह्यमालम् किंचित् पश्चात् वज्रलघुगति किंचित् पश्चात् वज्रलघुगति भूया उत्तरेण उत्तरेण। अब इस श्लोक में यक्ष मेघ को उसकी महानता को बताते हुए उसके मार्ग के बारे में बताता है कि गुरु तुमको जाना तो उत्तर दिशा की तरफ ही है, लेकिन थोड़ा सा पश्चिम होकर के माल प्रदेश के ऊपर चढ़ाई करने का मतलब यह है कि वहाँ पे जब जाएगा मेघ तो मेघ बारिश करेगा। उसी बात को इसमें बता रहे हैं। तो कह रहे हैं क्या कि कृषि का जो फल है, जैसे अब मेघ जाएगा तो वहाँ पे जो कृषि वहाँ पे होगी, जहाँ खेती बाड़ी होगी, तो यहाँ अक्सर करके बारिश के मौसम में धान की खेती होती है और जब धान की खेती होती है तो इसको कहा जाता है खरीफ की फसल। तो कह रहे हैं कि कृषि फलम
हाँ, त्वयि आयत्तम, त्वयि आयत्तम अर्थात जो कृषि का फल है वह तुम्हारे ऊपर है, अर्थात वह तुम्हारे अधीन है। जो इस समय कृषि होती है, तुम्हारे जाने से जब मेघ आता है, पानी बरसता है, तो यहाँ पे ले वो लगाया जाता है, धान की खेती होती है, उसी को यच कह रहा है कि कृषि फलम त्वयि आयत्तम, कृषि का जो फल है वह तुम्हारे अधीन है, जो कृषि है वह तुम्हारे अधीन है। इति माने इस कारण से, कृषि का फल है जो तुम्हारे, कृषि का फल जो तुम्हारे अधीन है, इति माने इस कारण से, प्रीति स्निग्धे, प्रीति स्निग्धे, स्निग्ध मन होता है चिपकना, प्रीति मन स्नेह, तो स्नेह की आर्द्रता के कारण, बहुत स्नेह जो होता है, बहुत प्रेम जिसके प्रति होता है, उसको यक्ष बता रहा है कि बड़े स्नेह की आर्द्रता के द्वारा, और कहा है कि भूर्व विलास अनभिज्ञ, वह बता रहा है कि यहाँ पे भूर्व विलास अनभिज्ञ है, अर्थात बड़े स्नेह के साथ आदृत और भावों के जो भावें होती हैं, भ्रू माने भावें जो होती हैं, उसके विलास, जो प्रेम स्नेह होता है उसके विलास से अपरिचित है। अपरिचित मतलब कि वह ऐसी नहीं है, बल्कि वह भोली भाली स्त्रियों के बारे में बता रहा है कि जब तुम जाओगे तो तुम्हारे ऊपर जो कृषि का फल है वह अधीन है, ये है तुम्हारे पर ही अधीन है। उसके बाद वहां बड़े प्रेम स्नेह के साथ करेंगे, प्रीति स्निग्ध, बड़े प्रेम स्नेह के साथ आर्द्र भाव से, भूर्व विलासान भिज्ञ, भावों के कटाक्षों से अनभिज्ञ, अर्थात कौन, तो कह रहे हैं कि जनपद वधु लोचनई, जनपद वधु लोचने, और जनपद माने यहाँ ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों के बारे में बतलाया गया है। तो यहाँ पे कहा है कि जनपद वधु लोचने या पीयमान, जो जनपद, जो ग्रामीण स्त्रियां हैं वह बड़े प्रेम स्नेह के साथ तुम पीने योग्य, अर्थात आंखों से पीने योग्य होगे, इतना प्रिय, इतना प्रिय, चूंकि आंख से पिया नहीं जाता है, देखा जाता है, लेकिन स्नेह में कवि जी बता रहे हैं कि अत्यंत प्रेम पूर्वक देखे जाने योग्य तुम होगे, यह यक्ष मेघ से समझा रहा है। और 2 लाइन में यही बताया कि जनपद वधु लोचनई, अर्थात जो ग्रामीण स्त्रियां हैं उनके प्रीति स्निग्धे, उनके आर्द्र प्रेम, जो घनिष्ठ प्रेम है, बहुत अच्छे ढंग से, यह नहीं कि प्रेम का वह दिखावा करेंगी, बड़े सच्चे मन से वह तुमको देख कर कहेंगी कि अब मेघ आ गया है, अब खेती बाड़ी जो करना है वह यहीं पे आधारित है। तो तुमको इस प्रकार से वह प्रसन्नचित होकर के स्नेह के कारण, और वधु लोचने का दूसरा विशेषण यहाँ दिया कि भूर्व विलासान भिज्ञ, अर्थात जो अपने भावों से, कटाक्षों से भ्रमित नहीं करती हैं, या नगर की स्त्रियां नहीं है, या नगर की वनिताएं नहीं है, या दिल्ली कलकत्ता की वनिताएं नहीं है कि जो भावों से खूब नचा नचा के बतियाएं ये इसका है उसका है, तेरे को मेरे को, यह नहीं है, यह ग्रामीण क्षेत्र है, बड़े स्नेह के साथ, वह कटाक्ष और भावों के कटाक्ष से दूर है, अनभिज्ञ है, भोली भाली है, ऐसी ग्रामीण स्त्रियां लोचनई अपने आंखों के द्वारा प्रियमान तुमको स्नेह प्रेम से देखेगी। काहे देखेगी, तो कह रहे इति, इसलिए कि कृषि फलम त्वयि आयत्तम, कृषि का फल तुम्हारे अधीन है, जो कृषि है वह फल जो है कृषि का वह तुम्हारे अधीन है, इसीलिए जो ग्रामीण क्षेत्र की स्त्रियां हैं वह अपने आंखों के द्वारा बड़े स्नेह को भर करके भावों के विलासों से अनभिज्ञ हैं, वह ऐसी कटाक्षे नहीं चलाती हैं, शहर के जैसे, नगर के जैसे ऐसी कटाक्षे वह नहीं चलाती हैं, बल्कि बड़े सच्चे हृदय मन से, बड़े स्नेह के साथ तुमको देखेंगी। यही पहली और दूसरी लाइन में अब यक्ष मेघ को बतलाया। तीसरी लाइन में कह रहा है कि सद्दह शिरो क्रसण सुरभि क्षेत्र आरुह्य मालम किंचित पश्चात् वज्र लघु गति भूया तो अब यक्ष बता रहा है मेघ से कि हे मित्र, मालम क्षेत्र,
मालम क्षेत्र जो मालवा प्रदेश है, मालवा प्रदेश के क्षेत्र माने होता है यहाँ पे खेत में ले लीजिए, यहाँ पे जो यहाँ की खेती बाड़ी है एक माल प्रदेश है, और मालवा प्रदेश के जो खेत हैं कह रहा है कि सद्धा माने शीघ्र ही, मालवा प्रदेश के जो खेत हैं वह शीघ्र ही शिरोत्कर्षण सुरभि, शिरोत्कर्षण, शिरो मतलब वो बता रहे हैं कि जो हल का अग्रभाग, जब बैल से हल जोता जाता था तो उसके अग्रभाग में थोड़ी सी लोहे का वह तीखा नुकीला उसका नोक बनाया जाता था। तो यही करें कि मालम क्षेत्र मालवा प्रदेश के खेत सद्दा माने जो तत्काल या शीघ्र ही शिरोत्कर्षण जो हल के अग्रभाग से जोते गए हैं उससे क्या करोगे, सुरभि उत्पन्न होगी। अर्थात चैत बैसाख का जरल जमीन जो रहती है और वह जमीन इतनी जली होती है और उसको जब जोत दिया जाता है और जब आषाढ़ सावन में मेघ आता है तो जब वहां पे बारिश होती है तो उसमें से सुगंध उत्पन्न होता है। सुरभि माने सुगंध उत्पन्न होता है, बहुत अच्छा सुगंध, मिट्टी और पानी का जब मेल होता है तो बहुत अच्छा सुगंध होता है। और अगर न भी जोती जाए तो भी अगर बारिश पड़ता है, जब जमीन तड़तड़ा जाती है मई जून के महीने में, तो वहाँ पे जब बारिश होता है तो आप सब लोग देखते हैं कि एक अलग प्रकार की खुशबू होती है। लेकिन कालिदास उसको और अच्छे ढंग से बता रहे हैं कि जो माल प्रदेश है, जो मालवा प्रदेश की जो क्षेत्र है, क्षेत्र में जो खेत है वह तत्काल ही शिरोत्कर्षण हल के अग्रभाग से जोते हुए हैं और जब उसमें बारिश पड़ेगी तो और अत्यधिक सुगंध उत्पन्न होगा। तो यही कह रहे हैं कि शिरोत्कर्षण सुरभि, अर्थात बहुत ही अच्छे ढंग से जब सुगंध उत्पन्न होगा, जब तुम बारिश करोगे तो वहां पे सुगंध उत्पन्न होगा। और आगे कह रहे का आरूढ़, आरूढ़ माने होता है चढ़कर, आरूढ़ माने चढ़ कर, कहाँ, मालवा प्रदेश पर, मालवा प्रदेश पर चढ़ कर, तो कहाँ चढ़, तो आरूढ़ किंचित पश्चात वज्र, किंचित पश्चात मतलब तुम थोड़ा मालवा प्रदेश पर चढ़ के गुरु बरसना, ये ना कि बस एक ही जगह रास्ता पकड़ के जा रहे हो तो झिमझिमाते चले जा रहा ना, थोड़ा आगे थोड़ा पीछे थोड़ा दाएं बाएं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि मालम क्षेत्रम आरूढ़यम किंचित पश्चात, थोड़ा सा पश्चिम जा करके मालवा प्रदेश के क्या करना है, तो थोड़ा सा पश्चिम, कुछ पश्चिम की ओर जाना और बारिश करके वज्र मन कर जाना। और कह रहे हैं कि लघु गति भूय एवोत्तरेण, अर्थात वहां से जब तुम बारिश कर लेना, जा करके पश्चिम की ओर हो करके थोड़ा बारिश कर लेना, तो लघु गति अर्थात तीव्र गति से तुम उत्तर की दिशा के तरफ जाना, आने की तुम्हारी जो गति होगी वह उत्तर की ओर ही होगी, जाना तो तुमको उत्तर ही दिशा की तरफ है। तो प्रश्न आएगा कि मेघ को यक्ष कहाँ भेज रहा है, किस दिशा में भेज रहा है, तो उत्तर दिशा में भेज रहा है। कहाँ भेज रहा है, तो रामगिरी से उत्तर दिशा में अलकापुरी नगरी स्थित है। अलकापुरी कहाँ है, तो कैलाश पर्वत के ठीक सामने है। मेघ को कहाँ जाना है, तो अलकापुरी जाना है। अभी मेघ कहाँ है, तो माल प्रदेश में है। मेघ मार्ग में पड़ने वाला पहला प्रदेश कौन सा है, तो यह मालवा प्रदेश है, मेघ मार्ग में पड़ने वाला पहला प्रदेश। तो वही कह रहे हैं कि तुम थोड़ा सा मालवा प्रदेश के क्षेत्रों पर चढ़ के पूरा जम के बारिश वारिश कर देना, वहाँ के खेत जो है वहां से सुगंध उत्पन्न हो जाएंगे, सुगंधित हो जाएंगे। और उसके बाद तुम वज्र लघु गति हुए एवोत्तरेण, अर्थात थोड़ा सा तुम तर लेना और जाना तुमको उत्तर दिशा की तरफ है, तो तुमको उत्तर ही जाना है। पूर्व पश्चिम थोड़ा बरस उरस करके माल प्रदेश पे जाना तुमको उत्तर दिशा की तरफ है। तो कह लघु गति यानी तीव्र गति से, यो तेज गति से ना कि एकदम भाग्य पनपना के चल जाए और यही घमी लगे, यही हिलते धीरे धीरे जब पहुंच ना पावे। लघु गति है मतलब मध्यम तीव्र गति बनाते रहना और वहां से तुम धीरे धीरे अपने दिशा मतलब उत्तर दिशा की तरफ निकलते रहा, कहे कि तुम्हारी मंजिल उत्तर दिशा की तरफ है। तो आइए अब हम इस पर कुछ व्याकरण टिप्पणियों को देखते हैं और इसमें कुछ शब्दार्थों को हम देखते हैं। करे त्वय्यायतम कृषि फला इति रोविलासान भी गई। तो कहे कृषि फलम, और कृषि फलम में देखा जाए तो इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास लगा हुआ। कृषि फलम यानी जो कृषि का जो फल है, जो कृषि का फल है, त्वय्या आयत्तम, त्वय्या आयत्तम, त्वयी में का है सप्तमी का एक वचन लगा हुआ, सप्तमी, सप्तमी का एक वचन लगा हुआ है त्वय्या, और आयत्तम माने अधीन होना है।
तुम पर अधीन है। जो कृषि का फल है वह तुम पर अधीन है। तो आयत्तम में देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आ उपसर्ग है और आ उपसर्ग के साथ इसमें यत धातु है और यत धातु के साथ इसमें कत प्रत्यय किया गया है। तो पहले बोले कि कृषि फलम त्वयि आयत्तम, कृषि का जो फल है इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास लगा हुआ है। कृषि का जो फल है त्वयि माने सप्तमी का एक वचन और आयत्तम माने अधीन है। कृषि का जो फल है वह तुम्हारे अधीन है। इति माने इस कारण से, या इस कारण से जनपद वधु लोचनई, जनपद वधु लोचने, जो ग्रामीण गांव की जो स्त्रियां हैं, जो वनिताएं हैं, लोचनई अर्थात इसमें भी तृतीया बहुवचन लगा हुआ है और प्रीति स्निग्धे में भी तृतीया बहुवचन लगा हुआ है और भूर्वी विलासान अनभिज्ञ में भी तृतीया बहुवचन लगा हुआ है। तो कह रहे हैं यहाँ पे कि जनपद वधु, जो इस कारण से, पहले बोले कि कृषि का फल तुम्हारे अधीन है, इसी कारण से जनपद वधु लोचने, जो जनपद की वधुएं हैं, जो ग्रामीण स्त्रियां हैं, वह क्या करेंगी, तो प्रीति स्निग्धे, बड़े प्रेम स्नेह के साथ, और प्रीति में यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे प्रिय धातु है। कौन सी धातु है, तो प्रिय धातु है। प्रिय धातु के साथ इसमें कित्तिन प्रत्यय किया गया है तो शब्द बना है प्रीति। तो कह रहे हैं कि बड़े प्रेम स्नेह के साथ, और स्निग्ध में देखा जाए तो इसमें स्नेह धातु है। कौन सी धातु है, स्नेह धातु है, और स्नेह धातु के साथ इसमें कत प्रत्यय किया गया है। तो जो ग्रामीण स्त्रियां हैं वह अपने आंखों के द्वारा बड़े स्नेह प्रेम के साथ अपूर्व विलासान अनभिज्ञ, जो भावों के कटाक्षों से अनभिज्ञ है, जो गांव घर की हैं, जो ग्रामीण स्त्रियां हैं, वह बेचारी इतनी भोली भाली हैं कि वह शहर के जैसे कटाक्षों को नहीं चलाती हैं। जैसे दिल्ली है, बंबई है, कलकत्ता है, वह तुमको भ्रमित नहीं करेंगी। यह भोली भाली हैं, बड़े स्नेह के साथ, बड़े प्रेम के साथ। तो कह रहे भूर्व विलासान स्निग्ध प्रीति स्निग्धे भूर्व विलासान अनभिज्ञ, अर्थात वह अनभिज्ञ है, वह भूर्व भावों के कटाक्षों से अनभिज्ञ है। ऐसे जनपद की वधुएं पीयमान, तुमको आंखों से बड़े स्नेह के साथ देखेगी। और पीयमान में देखा जाए तो इसमें पा धातु है, पा धातु के साथ इसमें कर्मणीय के साथ सानच प्रत्यय किया गया है तो शब्द बना है पीयमान। पीयमान में सानच प्रत्यय है पा धातु के साथ। तो जो गांव की स्त्रियां हैं, वनिताएं हैं, बहुत भोली भाली हैं, वह अपने भावों के कटाक्षों से अनभिज्ञ हैं, बड़े प्रेम के साथ, बड़े स्नेह के साथ, मतलब हृदय प्रेम के साथ वह तुमको देखेंगी। काहे कि तुम्हारे ऊपर ही कृषि का फल निर्धारित है, तुम्हारे ऊपर ही कृषि का फल आधारित है, तो इसीलिए देखेंगे कि अच्छी बारिश होगी तो अच्छी हमारी फसल होगी, धान उन बोयाई जोताई होगा, ले वो लगेगा, तो इस कारण बड़े स्नेह के साथ तुमको देखेंगी। अब नीचे कह रहे हैं कि सद्दासीरो क्रसड़ सुरभि, सद्दासीरो क्रसड़ सुरभि क्षेत्र आरुह्य मालम। तो कहे कि मालम क्षेत्र, जो मालवा प्रदेश है, उसके खेतों में सद्दह माने तत्काल, सद्दह माने होता है तत्काल, उत्कर्षण, उत्कर्षण मतलब होता है जोतना, जोतने में उत्कर्षण में उद के साथ यहाँ पे क्रस धातु है। कौन सी धातु है, क्रस धातु है। उद उपसर्ग पूर्वक क्रस धातु में ल्युट प्रत्यय किया गया है, ल्युट प्रत्यय किया गया है। तो कह रहे हैं कि मालवा प्रदेश के खेतों में जो तत्काल, सद्दह माने तत्काल या शीघ्र ही, शिरोत्कर्षण, शिरोत माने हल के सिरे, जो अगला सिरा होता है उस सिरे के द्वारा उत्कर्षण किया गया हुआ है, जो जोता गया जो खेत है उस खेत में क्या होगी, सुरभि, सुरभि उत्पन्न हो जाएगी, अर्थात वहां पे सुगंध उत्पन्न हो जाएगा। जो वह जली माटी को लोग जोते हैं, उस जोती हुई माटी पर जब तुम बारिश करोगे, जब बारिश पड़ेगी, तुम्हारी बारिश की बूंदें गिरेगी तो उसमें से सुगंध उत्पन्न हो जाएगा। वो हल्का हल्का सुहान सुहाने लगता है, बहुत अच्छा सुगंध आता है, उस सुगंध को पता है कि वह सुगंध उत्पन्न हो जाएगा। और आगे कह रहा है कि आरूढ़, आरूढ़ में हम देखें तो आरूढ़ में आ उपसर्ग है और रूह के साथ यहाँ पे रूह धातु है,
आप सबको रुई धातु में ल्यूट प्रत्यय किया गया है, तो शब्द बना है आरूढ़। आरूढ़ मतलब चढ़कर, आरूढ़ मतलब होता है चढ़कर। कहाँ कह रहे हैं कि मालवा प्रदेश पर थोड़ा चढ़कर किंचित पश्चात, अर्थात थोड़ा पश्चिम के तरफ, थोड़ा पश्चिम के तरफ। और वज्र में देखा जाए तो वज्र में लोट लकार है, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया लगी है, मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया लगी हुई है। तो जब मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया प्रथमा विभक्ति में लगी हुई है, तो कह रहे हैं कि किंचित पश्चात, आरूढ़ माने चढ़ करके, किंचित पश्चात थोड़ा पश्चिम की तरफ जा करके, वज्र माने जा करके, लघु गति भूय एव उत्तरेण। फिर उसके बाद बारिश करना, बारिश करके एकदम हल्का मत हो जाना और एकदम धीरे धीरे भी ना, लघु गति से मतलब मध्यम गति से तुम आगे बढ़ना। जाना किधर है, तो कह रहे उत्तरेण। और उत्तरेण में देखा जाए तो उत्तरेण में तृतीया विभक्ति लगी हुई है, तृतीया विभक्ति लगी हुई है। लेकिन काहे लगी हुई है, तो इसमें एक सूत्र आता है, हम लोगों ने पढ़ा है कि प्रकृतिभ्या उपसंख्यानम, प्रकृतिभ्या उपसंख्यानम सूत्र होता है और उसके में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो कह रहे हैं कि किंचित पश्चात, आरूढ़ माने चढ़ करके, किंचित पश्चात थोड़ा सा आगे पीछे हो करके, पूर्व पश्चिम हो करके, वज्र मतलब अच्छे ढंग से बारिश करके, फिर तुम लघु गति भूय एवोत्तरेण, अर्थात तुम अपने दिशा जिधर तुमको जाना है, उत्तर दिशा में जाना है, तो तुम उत्तर दिशा के तरफ ही प्रस्थान कर देना। आगे पीछे मालवा में बरस लेना, वहां की मिट्टी को सुगंधित कर देना। काहे कि वह जनपद अर्थात ग्रामीण जो स्त्रियां हैं तुमको बड़े प्रेम स्नेह के साथ देखेगी, और कारण यही है कि कृषि का फल जो है वह तुम्हारे अधीन होता है। तो इतना करके गुरु फिर तुमको उत्तर ही की दिशा में जाना पड़ेगा, अर्थात तुम उत्तर की दिशा में ही जाना। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ वीडियो अच्छी है, कैसी है, निगेटिव पॉजिटिव जैसी आपकी सोच है वैसे आप कमेंट कीजिएगा। थोड़ा सा हम भी अगर आप बताएंगे तो आपके कमेंट से हम भी मोटिवेट होते रहेंगे। चैनल अभी नया है, चैनल अभी नया है, आप थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जुड़िएगा, बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच सके आप लोगों के तहत। आशीष बनाइए रहेगा, बस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अगर खुद को अच्छी लगे तो अपने मित्रों तक शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृता।